जैसे कि सबको आज पता है 23 अगस्त है 2024। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर की जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जानेंगे, जो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट खास करके जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, तो चलिए जान लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हो या एनालिसिस की वेरी वेरी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन पाना हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जेके क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए जान लेते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। अयोध्या में फ्रेंड्स एक राम मंदिर की हम कह सकते हैं स्थापना या फिर आयोजन किया गया है। तो अयोध्या की ये राम मंदिर कब प्रतिष्ठा हुई या आयोजित की गई? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2023, 21 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? 22 जनवरी 2024। आई होप न्यूज़पेपर में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। हर एक क्वेश्चन के आंसर देखिए मैं इस तरीके से नीचे लिखे रखती हूँ, लेकिन इसके आंसर शायद मैंने नहीं लिखी है, भूल गई हूँ। तो आंसर यही होगा 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या फिर हम कह सकते हैं महायोजना हुई थी। ओके, पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जो है मैं बता रही हूँ दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आप नोट करना, वरना मैं इधर समझाऊंगा मतलब स्टडी करवाऊंगा, उस तरफ आप नोट करोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ओके, तो पहले आप वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप कैसे भी हो नोट कर लेना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, किसी तरीके से नोट कर सकते हो, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो 2024 22 जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा या फिर हम कह सकते हैं महायोजना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है साम्राजन कौन सी राज्य का मंत्री है? ओके, आंसर पहले ही दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन को आपको देखना है। गुजरात, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। क्योंकि देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आती है, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में जब आपके ऑप्शन दी जाए आप कंफ्यूज ना हो। ओके, और आंसर को जो है इतनी अच्छी तरीके से मैं आपके दिमाग में बैठा देती हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साम्राजक जो है बिहार के मंत्री है। ओके, बिहार के मंत्री है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए यूपीएससी फ्रेंड्स और जो बैंक के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मैं नहीं कहूँगी इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी स्टूडेंट देख लीजिए, आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी हम कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर देश लिख दिया। देखिए कौन से राज्य मतलब कहाँ की किसान जो है पूरी इंडिया को, पूरी देश को सुरक्षा की ओर ले जा रही हैं। ओके, और वो खुद भी मालामाल हो रही है, जैसे आपको देखने को मिल ही रहे होंगे, यहाँ पर राज्य होंगे। ओके, तो देखिए उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की किसान। तो यहाँ पर मैंने कहा ना कौन सी जो है किसान देश को अच्छाई की तरफ या फिर हम कह सकते हैं सुरक्षा की ओर ले जा रही है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की किसान। ओके, उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की किसान। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छा जो है हमारी देश को, इंडिया को किस तरीके से सुरक्षा की ओर ले जा रही है। पहले हम बात करेंगे हानिकारक रासायनिक खेती के बारे में, उसके बाद हम जैविक खेती के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक खेती में क्या होती है फ्रेंड्स?
जान लीजिए। रासायनिक खेती में जो खाद बिकने वाली होती है, मतलब रासायनिक जो सार जिसे भी हम कह सकते हैं, उससे खेती उगाते हैं। तो उससे फसल तो उगती है, इंसानों को बहुत सारा खाना भी मिलता है। मैं रासायनिक खेती की बात कर रही हूँ। 1 मिनट। देखिए, पहले हम रासायनिक खेती के बारे में जानेंगे। आप पहले सुन लीजिए रासायनिक खेती के बारे में। ओके। तो रासायनिक खेती में क्या होती है, खेती बहुत होती है, इंसानों को खाना भी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, लेकिन इसमें मिट्टी भी खराब होती है। इंसानी बॉडी की जो चाहिदा होती है वो भी पूरा नहीं कर पाती है। उल्टा फ्यूचर में इस रासायनिक खेती की जो है प्रभाव इंसानी बॉडी में बहुत सी बीमारी के रूप से देखने को मिलती है। ऊपर से ये खेती, ये रासायनिक जो हम कह सकते हैं सार जिसे हम कहते हैं, इसको खरीदना भी पड़ता है किसानों को। ओके। ऊपर से ये मिट्टी भी जो है खराब हो जाती है। मतलब कितने सारा नुकसान है, कितने सारा नुकसान है रासायनिक खेती की। ओके। अभी देखिए जैविक खेती, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक खेती में क्या क्या लाभ है। देखिए, प्राकृतिक या जैविक खेती, इस खेती में क्या होती है, जिस तरीके से जो है आंध्र प्रदेश हरदोई ज़िले के लोग शुरू किए, इसमें खेती भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। मिट्टी की भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इंसानी शरीर की जो चाहिदा होती है वो पूरा कर रही है, और उल्टा कोई बीमारी भी नहीं दे रही है, उल्टे बीमारी से बचा रही है। और क्या है, किसान की जो है पैसा भी बच रहा है, जिसके कारण मैंने बताया वो खुद भी माला माल हो रही है। किसान की जो हम कह सकते हैं सार खरीदने में, खाद खरीदने में उनकी जो है पैसा जाती थी, उसका भी पैसा नहीं जा रही है, बच रही है। मतलब हर तरीके से जो है इसमें लाभ ही लाभ है। और ये जो खेती, जैविक खेती, वो किस तरीके से कर रही है वो हम जान लेंगे। तो रासायनिक खेती और जैविक खेती के बारे में साधारण जो नॉलेज, ज्ञान मैंने आपको बता दी। तो देखिए ये जैविक खेती किस तरीके से कर रही है। रोजाना हमारी जीवन काल में चलने वाली रोजाना जो वस्तु है, उस वस्तु को पचाकर गलाकर हम कह सकते हैं ये जैविक खाद जो है तैयार कर रही है। ओके। देखिए किस तरीके से, मतलब कौन कौन सी चीज़ें, उदाहरण पर आप जान लीजिए। जो मतलब मानो कोई पशु मर जाती है जीवन काल में चलते चलते, या फिर बहुत सी जो है हम कचरा कह सकते हैं, रोजाना कुकिंग के टाइम पर जो अनाज के छिलके होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी उद्भिद, बहुत सारी हम कह सकते हैं जानवर, जानवर को मार कर नहीं कह रही हूँ, मर जाने वाली जानवर की बात कर रही हूँ। या फिर बहुत सारी जो है हम कह सकते हैं प्राकृतिक तौर पर रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं को गलाकर हम कह सकते हैं पचाकर उसकी जो है खाद, प्राकृतिक जैविक खाद तैयार करके जो है ये लोग बिना खर्च में अपनी जो है खेती कर रही है, जिसके कारण ये खुद भी माला माल हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं इनकी खुद की भी लाभ हो रही है बहुत ज़्यादा। और हमारी देश के इंसान की बॉडी, हमारी देश की मिट्टी, सभी जो है 100% सुरक्षित भी रह रहे हैं। तो इसके कारण जो है हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश की जो लोग हैं वो हमारी देश को अच्छाई की तरफ जो है ले जा रही है। सिर्फ देश को नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी इंसानों को भी अच्छी तरफ की ओर ले जा रही है। और हमारी पूरा देश अगर आंध्र प्रदेश की तरह खेती करने लग जाएगी तो हमारी देश में एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगी, इंसानी बॉडी में, या फिर हम कह सकते हैं खेती में। पूरी जो है किसान जो है फ्रेंड्स हमारी इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण जो है हम कह सकते हैं व्यक्ति है। व्यक्ति यानी तो इंसान को समझाते हैं नहीं, एक ऐसे कला है, काम है। किसान अगर ठीक ठीक हो जाएगा 100%,
तो देश अपने आप जो है, इंसान की बॉडी, हम कह सकते हैं दुनिया अपने आप सुधर जाएगा। ओके, तो ये रहा कुछ पर्सनल लाभ इंफॉर्मेशन। ओके, सरकार की ओर से देखिए जैविक यानी प्राकृतिक खेती करने वाले लोगों के लिए क्या सुविधा दी है उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जो किसान, मानिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक या फिर जैविक खाद इस्तेमाल करके चाष या खेती करती है तो उन्हें सरकार केंद्र द्वारा समय समय पर, हम कह सकते हैं, पैसा दी जाएगी, हर एक सहायता की जाएगी। उन्हें थोड़ी या फिर एक से बढ़कर एक जो है, हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी, जिसे हम कहते हैं हेल्प, उन्हें दी जाएगी। और उल्टा जो है उन्हें अपनी खेती में पूरी 100% मदद भी मिलेगी। मतलब हमारी सरकार भी चाहती है कि देश अच्छाई की तरफ जाए। ओके, तो इतनी सी थी, मैंने आपको समझा दिया। आपको मैं हमेशा बातों से समझने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि बात डायरेक्ट दिमाग में जाती है। ओके फ्रेंड्स, आप हमेशा से जब भी आप मेरी जो है एनालिसिस को नोट करने बैठोगे तो एक तरफ जो है फ्रेंड्स, इस तरफ मेरी जो नोट दी होती है स्क्रीन पे, वो आप नोट कर लीजिएगा। ये भी मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, तो ये आप इस तरफ लिख लीजिएगा मेरी दी हुई नोट, जो जैसे कि अब स्क्रीन में दिया हुआ है। और इस तरफ आपको एकदम ध्यान से मेरी बातों को समझना है, स्टोरी की तरह, फ्रीली बच्चों की तरह। समझने के बाद आपने जितना भी समझा, अगर एक लाइन भी समझा, तो वो आपको इस तरफ लिखना है। ओके, इस तरफ मेरी दी हुई नोट और इस तरफ आपने खुद क्या समझा। इससे क्या होती है, आपके दिमाग में 100% जो है बैठ जाती है। इससे क्या होती है, आप एग्ज़ाम में 100% इसके आंसर लिख सकते हो। तो चलिए, उसके बाद क्या है, डॉक्टर मोहन यादव कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव कहाँ की मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश। ओके, अभी ये न्यूज़ फ्रेंड्स सारी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। 22 से 23 अगस्त की जो है, हम कह सकते हैं हड़ताल, तो 24 घंटे की हड़ताल कहाँ पर की गई है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ तो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच गए होंगे। तो गुजरात एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता एनसीआर, मुंबई एनसीआर। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा दिल्ली एनसीआर में 23 से 24 अगस्त 2024 की जो है 24 घंटे की हड़ताल किया गया है। ये रहा फ्रेंड्स, इस जो है न्यूज़ में ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थी तो मैंने ले लिया। फ्रेंड्स, इस हड़ताल में मतलब 22 से 23 अगस्त तक 2024 में जो हड़ताल हो रही है दिल्ली एनसीआर में, इस हड़ताल के खिलाफ जो है कुछ लोग, हम कह सकते हैं कुछ जाने की जो है हमें न्यूज़ मिली है। वो कौन है देखिए, टैक्सी ड्राइवर। ओके, टैक्सी ड्राइवर। तो देखिए वो किस तरीके से खिलाफ जा रही है। मतलब हड़ताल यानी आप सभी जानते होंगे कि गाड़ी, बस, टैक्सी जो है बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ की, हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर की इस हड़ताल के खिलाफ वहाँ की टैक्सी वाले जा रही है। किस तरीके से देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर है, तो देखिए यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर है वो कह रही है, मतलब उनकी टैक्सी जो है खुद का नहीं है, जो खास करके वो टैक्सी ड्राइवर इस हड़ताल के खिलाफ जा रही है। उनका कहना है वो टैक्सी चलाए या ना चलाए, उनकी जो मालिक है, मतलब जिनका ये टैक्सी है, उन्हें तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो गरीब व्यक्ति है, अगर वो टैक्सी नहीं चलेगा और उसकी पैसा देना पड़ जाए मालिक को, तो वो कहाँ से देगा। ओके, मतलब ऐसे बातें कहकर जो वो है अपनी काम कर रही है या फिर हड़ताल के खिलाफ जा रही है। इतनी सी बात थी, तो ये इम्पोर्टेंट थी नहीं, तो जिसके कारण मैंने आपकी एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पेपर में नहीं दी।
क्योंकि ये टैक्सी जो है खिलाफ जा रही है। किस कारण, मैंने इसलिए आपको बता दिया। ओके। दूसरा जो है फ्रेंड्स, आप सोचे होंगे कि ये पर्सनल न्यूज़ मैंने क्यों ली है, कि एक पत्नी ने अपनी पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर केस कर दिया। तो ऑफ कोर्स ये पर्सनल न्यूज़ है, लेकिन मैंने इसलिए ली कि इसमें एक आईपीसी की धारा है। तो इस धारा की जो है जानकारी लेने के लिए ही जो है मैंने ये ली है। तो देखिए, महाराष्ट्र की चंद्रपुर के रहने वाली एक महिला ने अपनी पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर आईपीसी की धारा 498A के तहत हम कह सकते हैं केस कर दी। और ये केस देखिए मुंबई हाई कोर्ट में हम कह सकते हैं दिया गया है या फिर गई थी। लेकिन इस केस में जो है उसकी पति की गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं किया, कुछ केस नहीं हुआ, उसे छोड़ दिया। क्यों, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आईपीसी की धारा 498A के तहत, मतलब इस धारा के अकॉर्डिंग आप अपनी पति के ऊपर केस कर सकते हो, अपनी परिवार की किसी की सदस्य के ऊपर केस कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा किसी और की तरफ नहीं। मतलब अपनी एक्चुअली में बता जाए कि इस धारा के तहत आप अपनी अगर आपके ऊपर कोई घरेलू हिंसा हो रही है अपनी परिवार के अकॉर्डिंग, पति के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर केस करने के लिए ये आईपीसी की धारा काम आती है। रही बात पाती है पति की गर्लफ्रेंड की, तो वो इस लड़की की यानी पत्नी की परिवार की नहीं है। ओके। ना ही ये वो आपकी मतलब ये बहन है, ना ही माँ है, ना ही पति है। ये तो दूसरे मतलब कोई फैमिली का है ना, तो लड़की का फैमिली का नहीं है, ना ही वो इसके पति है। तो इसके ऊपर इस धारा के अकॉर्डिंग केस नहीं बनी है। ओके। ये नहीं कि इसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा, ये जो है कोर्ट और सरकार ने नहीं किया कहा है। सरकार और कोर्ट का यही कहना है कि उनकी पत्नी ने धारा या फिर हम कह सकते हैं आईपीसी गलत लगा दी। इस आईपीसी 498 के तहत परिवार या फिर अपने पति के ऊपर केस कर सकते हो, लेकिन पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर इस धारा के अकॉर्डिंग केस नहीं किया जा सकता। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर केस करने के लिए गलत धारा का हम कह सकते हैं गलत धारा के तहत केस की गई, जिसके कारण केस नहीं बनी। इसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर ज़रूर केस होगी, लेकिन दूसरे धारा। ओके। तो पहले धारा को जान लेना चाहिए, उसके बाद केस करना चाहिए, नहीं तो केस कैंसिल हो जाता है। तो इस धारा को बताने के लिए ही मैंने ये न्यूज़ आपको बताया। ओके। क्या आईपीसी की धारा के तहत आप अपनी फैमिली, अपने पति, अपने परिवार की घरेलू हिंसा जिसे कहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके तहत केस कर सकते हो। दूसरे कोई व्यक्ति के ऊपर इस आईपीसी की धारा के तहत आप केस नहीं कर सकते हो। ओके। तो चलिए, ये जो है फ्रेंड्स खास करके रेलवे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये हम कह सकते हैं स्टेट न्यूज़ है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, वंदे भारत जो मेट्रो चलने वाली है इसके बारे में आई होप सभी जानते होंगे। तो वंदे भारत मेट्रो जो है सबसे पहले कौन से राज्य में शुरू होगा या फिर चलेगी, यही जो है इसकी टॉपिक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। आंसर तो मैंने पहले ही दे दी है कि वंदे भारत मेट्रो सबसे पहले गुजरात में शुरू होगा या फिर चलेगी। ओके। गुजरात, वंदे भारत। नोट करने के बाद थोड़ी सी भी मिस्टेक मत करना। ओके। देखकर नोट कर लेना। अभी समझ लीजिए, यूपीसी की एग्ज़ाम, यूपीसी सॉरी फ्रेंड्स, यूपी पुलिस एग्ज़ाम। ओके। यूपी पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल में हम कह सकते हैं कांस्टेबल के रूप में कितने स्टूडेंट या फिर कितने जो है कांस्टेबल परीक्षा देने बैठेंगे। तो आंसर पहले ही दे दी है। मैंने ऑप्शन इसलिए दी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। तो ऑप्शन है 60244, 60000, 60444, 60222। तो हमारी आंसर होगा 60244। ओके। यूपी। ओके। दूसरी देख लीजिए। चलिए, अभी हमारी टॉपिक है
यूपी की कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है वो तो हमने जान लिया, लेकिन वो यूपी की कांस्टेबल पुलिस की जो एग्ज़ाम होगी वो मतलब कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक होगी, यही। ओके, तो 23 से 31 अगस्त, 22 से 31 अगस्त, 22 से 30 सितंबर, 22 से 25 सितंबर। आंसर पहले ही दे दी है मैंने। ऑप्शन इसलिए बताती हूँ ताकि आपके दिमाग के एकदम अंदर तक इसके आंसर बैठ जाए। ओके, तो आंसर होगा यूपी की जो कांस्टेबल पुलिस एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त यानी आज से 31 अगस्त तक चलेगी। ओके, अभी देखिए 2024 में फ्रेंड्स, 2024 में बीजेपी सदस्यता अभियान। ओके, तो इस क्वेश्चन की टॉपिक है 2024 में बीजेपी सदस्यता अभियान में कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा टैक्स या फिर हम कह सकते हैं पैसा मिला है। ओके, बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा कि कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा टैक्स या फिर पैसा मिली है। तो देखिए हमारी ऑप्शन है राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान बिहार, मध्य प्रदेश बिहार। तो आंसर होगा गुजरात उत्तर प्रदेश। बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि दो राज्य के नाम ही मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ दोनों ही हमारी आंसर है, मतलब दोनों के जो है समान हम कह सकते हैं टैक्स या फिर सबसे ज़्यादा पैसा मिली है। दोनों ही गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों की जो है 2 करोड़ करके मिली है। तो ये ज़रूर नोट कर लेना कि 2024 में बीजेपी सदस्यता अभियान में सबसे ज़्यादा टैक्स मिलने वाली देश या सॉरी फ्रेंड्स राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश है, और दोनों देश को 2 करोड़ करके जो है मिली थी। ओके, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी ये जो न्यूज़ है इसके बारे में सभी जानते होंगे। कोलकाता की जो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को आप नोट कर लीजिए। कोलकाता की जो न्यूज़ अभी सबके दिमाग में ही चल रही है। डॉक्टर रेप एंड मर्डर कोलकाता की जो केस है, तो ये जो केस चली इसके बारे में सभी जानते होंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर। तो इस केस की अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल यानी हम कह सकते हैं कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ओके, तो इसमें आपको एक और जो है आंसर देखने को मिल गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है या फिर कोलकाता की मुख्यमंत्री कौन है जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई। तो उनका नाम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो देखिए उन्होंने चिट्ठी पर क्या लिखी है, पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है इस केस के अकॉर्डिंग। ओके, तो चिट्ठी में उन्होंने कब और क्या लिखी है वो देख लीजिए। तो ये जो चिट्ठी है पश्चिम बंगाल या फिर हम कह सकते हैं कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 अगस्त 2024 को लिखी है। 22 अगस्त गुरुवार 22 अगस्त 2024 को लिखी है, और उन्होंने इस चिट्ठी के अकॉर्डिंग यही डिमांड की है कि इस केस की तरफ जो है कड़ा हम कह सकते हैं नज़र दी जाए, ध्यान दी जाए, ताकि 15 दिनों के अंदर जो है 15 दिनों के अंदर इसकी सुनवाई की जाए और दोषियों को फांसी दी जाए। यानी उन्होंने चिट्ठी में दोषियों की फांसी की जो है हम कह सकते हैं मांग की है, और 15 दिनों के अंदर इस केस की सुनवाई की जाए, इसके ऊपर भी उन्होंने मांग की है। ओके, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कौन है ब्लू वर्कर्स, भारत में कितना कमाते हैं। तो ब्लू वर्कर्स कौन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। तो ब्लू वर्कर्स कौन है। दरअसल भारत में ब्लू कलर वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो साधारण तौर पर काम करते हैं, जैसे कि उदाहरण तौर पर हम कह सकते हैं मैकेनिक, इंजीनियर, किसान, मिस्त्री, मतलब जो रोज़ के अकॉर्डिंग काम करने वाले व्यक्ति होती हैं
उसे हम कह सकते हैं ब्लू कलर वर्कर्स उन्हें कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं निम्न काम करने वाले या फिर मध्यवित्त जो इंसान है, जो जिनकी रोजी रोटी है वो काम करके या फिर हम कह सकते हैं कम इनकम में चलाती है, या फिर हम कह सकते हैं गरीब हमारी समाज की गरीब काम करने वाली व्यक्ति का जो है बारे में हम कह सकते हैं बता रही है। तो ब्लू कलर वर्कर्स किन्हें कहते हैं उसकी उदाहरण भी मैंने बता दिया और यूँ ही बता दिया, तो उन्हें ब्लू वर्कर्स कहते हैं। तो भारत में ये कितना कमाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें जब नोट करिएगा पास में जो स्टार दे दीजिएगा। ओके, तो ये इंडिया में कितनी कमाती है। तो वर्क इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये ज़रूर नोट कर लेना कि वर्क इंडिया अपनी रिपोर्ट में बताया, मतलब इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 57% या 57% से ज़्यादा ब्लू कलर वर्कर्स जो है 20,000 रुपया या फिर उससे भी कम उन्हें मिलती है, कम जो है इनकम करती है या मिलती है। रिपोर्ट में सामने आया है कि मतलब इतनी इनकम से वो अपनी हम कह सकते हैं अपनी शिक्षा और खाना जो है एकदम सामान्य जीवन की चाहिदा वो भी पूरा नहीं कर पाती है। सामान्य जीवन सबसे जो है कम, खास करके इंसान खाना चाहती है 2 वक्त की, तो वो खाना भी इनकी इनकम इतना कम है वो ठीक तरीके से शामिल नहीं होता है या फिर नहीं है। तो और एक क्या है, वर्क इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ब्लू कलर वर्कर्स के जो है एक चीज़ हमारे सामने क्या आई है कि ये ब्लू कलर वर्कर्स जो है इनकी 10% मतलब 10% ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी इनकम करती है, ग्रुप में ये काम करती है और पूरे ग्रुप को महीने में मतलब पूरे ग्रुप को महीने में 40,000 से 60,000 मिलते हैं। मतलब जहाँ पर एक उच्च श्रेणी के इंसान हर रोज़ मतलब जहाँ पर एक तरफ लोग हर रोज़ जो है या फिर एक इंसान महीने में 40,000 60,000 कमा रही है ब्लू कलर वर्कर्स हमारी इंडिया की, तो वो ग्रुप में काम कर रही है और ग्रुप में काम करके भी पूरे ग्रुप को महीने में 40,000 से 60,000 मिल रही है। इससे ही पता चलता है कि इनकी इनकम जो है कितने कम है। रिपोर्ट के अनुसार चर्चा की विषय क्या है, मतलब पूरी बात इनकी इनकम पूरी बात जानने के बाद चर्चा की विषय ये है कि इनकी इनकम जो है इतना कम है कि बड़ी मुश्किल से इनकी हम जैसे कि जाना कि खाना और जो शिक्षा है वो भी बहुत मुश्किल से चल रही है। लेकिन चर्चा में ये विषय है ब्लू कलर वर्कर्स के बारे में। इनके ऊपर कई बार हम कह सकते हैं चर्चा होने के बाद भी इनकी जो है हम कह सकते हैं गति या फिर उन्नता इतनी ही हुई है। और रही बात अभी हालत बुरी होने की, इससे पहले इनकी हालत और भी ज़्यादा बुरी थी। मतलब अभी तो 57% की बात करिए, इससे पहले जो है 100% ब्लू वर्कर्स की जो है हालत ख़राब थी या फिर अवस्था ख़राब थी। लेकिन इनके ऊपर और भी ध्यान देना चाहिए ताकि 100% मतलब 57% की 100% नुकसान मतलब कठिन की ओर नहीं सुख की ओर चली जाए, क्योंकि ये निम्न रहने वाली व्यक्ति है। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली क्या कौन है लोग हैं, तो यही है। इसके कारण ही हमारी समाज चल रही है, क्योंकि सारी की सारी निम्न रहने वाले लोग अगर अपनी काम छोड़ दे तो यह मुश्किल जो है उच्च लोगों के लिए ही ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग ही यही हैं। तो इनकी इनकम के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम इनकी जो सामान्य लाइफ है, शिक्षा और खाना वो अच्छी तरीके से हो सके। ओके, आई होप समझ गए होंगे इसकी पूरी जानकारी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है। ओके, 22 अगस्त 2024 आंध्र प्रदेश में फार्मा फैक्ट्री में आग लगने के कारण कितने लोग
मर गई है और वहाँ की सरकार ने उनके ऊपर हम कह सकते हैं क्या फैसला ली है वो भी हम जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से आ सकती है। मैंने तो एकदम सीधी तरीके से बता दिया कि 22 अगस्त आंध्र प्रदेश में फार्मा फैक्ट्री में आग लग गई। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि फार्मा फैक्ट्री में आग कब लगी थी 2024 के अंदर। ओके, तो आंसर होगा 22 अगस्त। या फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि 22 अगस्त 2024 आंध्र प्रदेश की कौन सी फैक्ट्री में आग लग गई थी, ये भी क्वेश्चन हो सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकती है कि आंध्र प्रदेश फार्मा फैक्ट्री में आग लगने के कारण कितने मजदूरी की जान गई थी या फिर मर गई थी। ओके, तो 17 मजदूरों की मौत हुई थी। बहुत तरीके से जो है क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकती है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 22 अगस्त 2024 आंध्र प्रदेश फार्मा फैक्ट्री में आग लगने के कारण जो है 17 मजदूरों की जो है मौत हो गई थी आंध्र प्रदेश फार्मा फैक्ट्री में। ठीक है, आग लगने के कारण जो लोग मर गए थे, जो मजदूर, अगर उनकी फैमिली या फिर परिवार की तरफ क्या नज़र डाला, क्या फैसला किया है, तो देखिए नायडू ने। ओके, मतलब आंध्र प्रदेश फार्मा फैक्ट्री में आग लगकर मरने वालों परिवार के लिए नायडू ने क्या किया, 1 करोड़ की मुआवजे देने की घोषित की। 1 करोड़ की मुआवजा देने की घोषित की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि मतलब क्या घोषणा की, क्योंकि ये घोषणा की गई है, तो घोषणा खास करके आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मरने वाली परिवार के लिए, फैमिली के लिए 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा की है। ओके, तो चलिए दूसरे को बात चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी 22 अगस्त की ही न्यूज़ है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स की कोई जेके जानते हैं। जो है साधारण जेके नहीं बता रही हूँ, तो 22 अगस्त की देखने को मिलेगी, क्योंकि आज 23 अगस्त है, तो 23 अगस्त की न्यूज़ में 22 अगस्त की जो है इन्फॉर्मेशन देगी ना। तो देख लीजिए, 22 अगस्त 2024 में डॉलर के मुकाबले पैसे कितने गिरावट देखी गई है, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका डॉलर के अकॉर्डिंग भारत की जो है रुपया कितने गिरावट देखने को मिली है। तो 4 पैसे गिरावट देखने को मिली है। मैंने ऑप्शन भी दी है, ऑप्शन इसलिए दी है ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, 10 पैसे, 110 पैसे, 104 पैसे, 4 पैसे। ओके, तो 4 पैसे, मतलब इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें और एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है कि अमेरिका के अकॉर्डिंग हमारी हिंदुस्तान थोड़ी सी हम कह सकते हैं निचले की ओर जा रही है, या फिर नुकसान की ओर जा रही है। और इसके आंसर आपको देना है। देखिए, अमेरिका के मुकाबले भारत की रुपया कितने नीचे नीचे स्थान पर जा रही है। तो ऑप्शन 83.97 निचले स्तर छू रही है, 80.92 निचले स्तर छू रही है, 82.97 निचले स्तर छू रही है, 83.99 निचले स्तर छू रही है। तो इसके आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की जो है जेके क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी स्टूडेंट हो, हर एक जो है जेके क्वेश्चन आंसर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए, वही मैं एनालिसिस करती हूँ। वो पाने के लिए ज़रूर जो है चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है देखिए, वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट, मैं आपको हर रोज़ करंट अफेयर नोट देती हूँ, उसके लिए आपको अलग एक नोटबुक करना है। ओके, दूसरे नोटबुक के साथ बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि मैं वही देती हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी करंट अफेयर्स, कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड जेके के साथ। ओके, तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए ज़रूर जुड़ जाइएगा मेरे चैनल से।
थैंक यू। मेरा नाम है रोशनी। पहले बताना चाहिए, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई की तरफ इतनी मतलब मैंने ध्यान दी थी, मतलब इतनी हम कह सकते हैं थोड़ी सी मेरी दिमाग में प्रेशर कह सकते हैं, टेंशन पड़ गई थी कि अपने नाम बताना ही हम कह सकते हैं भूल गया। ओके, तब तक टेंशन फ्री रहिए, नेगेटिव इंसान से दूर रहिए और अपनी स्माइल हमेशा बनी रहिए। ओके।